रिच माफिया पॉडकास्ट के अंधेरे कोने में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट ऋषभ। और मैं हूं मीरा। हर हफ्ते हम आपके लिए लाते हैं ऐसी कहानियां जो बुनी है सच, संवेदना और उस अनदेखे डर से जो हमारे समझ के परे है। मेरा आज की कहानी ये उन कहानियों में से नहीं है जो सिर्फ दिल दहलाती हैं। ये वो कहानी है जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। एक ऐसी कहानी जिसमें तर्क, लॉजिक, खौफनाक सच्चाई और इंसानी जज्बात एक दूसरे में उलझ गए हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी चीज की जिसका नाम लेते ही उत्तर भारत के कई गांवों में लोग आज भी सिहर जाते हैं। ये भूत प्रेत या पिशाच नहीं है, ये कुछ अलग है, कुछ ज्यादा कच्चा। हम बात कर रहे हैं कच्चा कलवा की। एक हल्की सी दूर से आती बच्चे की किलकारी जो अचानक रोने में बदल जाए और फिर एकदम शांत हो जाए। ऋषभ, इससे पहले कि हम कहानी में गोते लगाएं, हमारे लिसनर्स के लिए ये समझना जरूरी है कि कच्चा कलवा आखिर है क्या। ये कोई साधारण भटकती आत्मा नहीं है। बिल्कुल, जब हम कच्चा शब्द सुनते हैं तो इसका मतलब है रॉ या अनराइप। तंत्र विद्या में ये सबसे खतरनाक माना जाता है। ये एक ऐसी शक्ति है जिसे बनाया जाता है। लॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये मान्यता एक अधूरेपन यानी इनकम्प्लीटनेस से जुड़ी है। अक्सर इसे एक अबोध शिशु या गर्भ में ही नष्ट हो गए भ्रूण की आत्मा से जोड़ा जाता है। ऐसी आत्मा जिसे जीवन का अनुभव नहीं मिला, वो मोहमाया से परे है लेकिन एक अनंत भूख से भरी है। और इसी भूख का फायदा उठाते हैं कुछ लोग, तंत्रिक, अघोरी, वो लोग जो काली विद्या का इस्तेमाल करके ऐसी शक्तियों को अपने वश में करते हैं। उन्हें एक वचन से बांधा जाता है। और यही इसका सबसे डरावना पहलू है। एक कच्चा कलवा को वश में करना मतलब एक नंगे हाई वोल्टेज तार को पकड़ना। वो आपका काम करेगा, लेकिन उसकी कीमत होती है, एक ऐसी कीमत जो आपकी रूह तक को खोखला कर सकती है। आज की कहानी जो हमने बहुत रिसर्च और कुछ पीड़ित लोगों के नाम बदले हुए फर्स्ट हैंड अकाउंट से जोड़ी है, ऐसी ही एक कीमत की है। ये कहानी है अलीगढ़ के पास एक छोटे से कस्बे में रहने वाले एक जोड़े की, विक्रम और संध्या की। एक मंदिर की घंटी और अजान की हल्की सी दूर से आती आवाज, गांव का माहौल। विक्रम एक मेहनती आदमी था। छोटा सा कपास का काम था उसका, लेकिन पिछले 2 साल से उसका सब कुछ बर्बाद हो रहा था। एक नया कॉम्पिटिटर, उसका अपना चचेरा भाई, उसके सारे बिजनेस को हड़प रहा था। कोर्ट केस, झगड़े, कर्जा, विक्रम टूट रहा था। और दूसरी तरफ थी संध्या, एक सुलझी हुई पढ़ी लिखी औरत, लेकिन उसकी जिंदगी का एक ही दुख था, उनकी गोद सूनी थी। शादी के 8 साल हो गए और वो मां नहीं बन पा रही थी। एक तरफ बिजनेस की तबाही, दूसरी तरफ बांझपन के ताने। यही वो ट्रू इमोशंस हैं मीरा। डेस्परेशन, लाचारी। जब आप हर तरफ से हार जाते हैं तो आपका लॉजिक काम करना बंद कर देता है। संध्या पूजा पाठ, मंदिर, दरगाह, डॉक्टर सब कर चुकी थी। विक्रम जो पहले इन चीजों को मानता नहीं था, वो भी अब हर झाड़ फूक वाले के पास जाने को तैयार था। उन्हें लग रहा था कि उनके चचेरे भाई ने ही उन पर कुछ करवा दिया है। और तभी उनके एक पुराने नौकर ने उन्हें एक नाम सुझाया। एक ऐसा नाम जिसे लोग सिर्फ फरियाद में नहीं, खौफ में लेते थे। गांव से 15 किलोमीटर दूर यमुना के किनारे एक वीरान खंडहर में रहने वाला एक शख्स, लोग उसे नागा बाबा कहते थे। उनका दिमाग कह रहा था मत जाओ, ये गलत है, लेकिन उनका दिल, उनकी लाचारी उन्हें उस अंधेरी रात में उस खंडहर तक खींच ले गई। रात का सन्नाटा, झिंगुर की आवाज और सूखे पत्तों पर चलने की आवाज। वो जगह जितनी भयानक सोची थी उससे ज्यादा थी। हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध थी। नागा बाबा, जैसा नाम वैसा ही रूप, कमजोर सा दिखने वाला, लेकिन आंखों में एक ऐसी चमक जो किसी की भी रूह खींच ले। संध्या ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुना दी। विक्रम ने अपने बिजनेस की, बाबा सिर्फ सुनता रहा। फिर वो हंसा, एक ऐसी हंसी जो हंसी कम, एक घुटन ज्यादा लगी। बाबा ने विक्रम से कहा, तेरा दुश्मन जोरावर है और तुम्हारी किस्मत सोई हुई है। नॉर्मल पूजा पाठ से ये जागेगी नहीं, इसके लिए शक्ति चाहिए। विक्रम ने पूछा, कैसी शक्ति? बाबा ने कहा, एक ऐसी शक्ति जो सोई नहीं है, जो हमेशा जागती रहती है, जो भूखी है। मैं तुम्हारे लिए कलवा को बांध दूंगा, वो तुम्हारा हर काम करेगा। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे पैरों पर होगा और तुम्हारी गोद, फिर वो हंसा, वो भी भर जाएगी। संध्या कांप गई। उसने इन चीजों के बारे में सुना था, उसने मना किया, लेकिन विक्रम, उसके सर पर खून सवार था। उसने पूछा, कीमत?
कीमत, बाबा ने कहा, कीमत बस इतनी है कि जब तक वो तुम्हारा काम कर रहा है उसे खुराक देनी होगी और वचन निभाना होगा। बाबा ने उन्हें अगली अमावस्या की रात को बुलाया और जो सामग्री यानी इंग्रेडिएंट्स लाने को कही, ऋषभ, वो इतनी विभत्स यानी डिस्टर्बिंग थी कि हम यहाँ उसका जिक्र भी नहीं कर सकते। उसमें सिंदूर, शराब, मांस के अलावा कुछ ऐसी चीजें भी थीं जो किसी भी इंसान के दिमाग को हिला दें। गहरे मंत्र, आग जलने की तेज आवाज और हवा का शोर। अमावस्या की रात शमशान के पास विक्रम और संध्या दोनों आग के सामने बैठे थे। बाबा की मंत्र तेज होते जा रहे थे। वो अजीबोगरीब भाषा में किसी को पुकार रहा था। संध्या ने बाद में बताया कि उस वक्त हवा एकदम से बर्फ जैसी ठंडी हो गई थी। आसपास के कुत्तों ने रोना शुरू कर दिया था। फिर एकदम से सब शांत हो गया, एक मौत जैसी शांति। तभी बाबा ने विक्रम का हाथ काटकर खून की कुछ बूंदें आग में डाली और चिल्लाया, वचन दे कि इसे पालेगा, वचन दे। विक्रम ने कांपते हुए वचन दिया और तभी उन्हें लगा कि आग के पीछे अंधेरे में कोई चीज खड़ी है, छोटी सी, एक बच्चे जितनी, लेकिन उसकी आंखें वो आग से भी ज्यादा लाल थीं। बाबा ने कहा, जाओ, ये तुम्हारे साथ भेज दिया है। अब ये तुम्हारा गुलाम है। बस इसे कभी भूखा मत रखना और अपने घर के मंदिर का दरवाजा हमेशा बंद रखना। ये पाक चीजों से नफरत करता है। अगले कुछ महीने जैसे कोई जादुई सपना हो। विक्रम का चचेरा भाई, जिसने उसकी जमीन हड़पी थी, अचानक एक अजीब हादसे का शिकार हो गया। उसकी फैक्ट्री में आग लग गई। उसके सारे सौदे कैंसिल हो गए। जो आदमी कल तक शहर का राजा था, वो सड़क पर आ गया। और विक्रम, उसने जिस मिट्टी में हाथ डाला वो सोना बन गई। बंद पड़ा बिजनेस आसमान छूने लगा, कर्जा उतर गया, घर में पैसा ऐसे आ रहा था जैसे बारिश हो रही हो। विक्रम खुश था, बहुत खुश। वो हर अमावस्या को बाबा के बताए अनुसार घर के बाहर एक खुराक यानी शराब और कच्चा मांस रख देता था और वो सुबह तक गायब हो जाती थी। लेकिन संध्या, उसकी खुशी अधूरी थी। उसको घर में अजीब लगने लगा था। कैसा अजीब मीरा? एक ट्रू इमोशन है ऋषभ, जिसे कहते हैं दी अनकैनी वैली। जब कोई चीज आपसे बहुत मिलती जुलती हो पर पूरी तरह ना हो। संध्या को लगने लगा कि वो घर में अकेली नहीं है। छोटे कदमों की आवाज, जैसे कोई बच्चा दौड़ रहा हो, हल्की सी खुस फुसफुस। उसे लगता था कि जब वो रसोई में है तो कोई उसके पीछे से दौड़ कर निकला। उसे आधी रात को बर्तन गिरने की आवाजें आती, लेकिन सुबह सब जगह पर होता। उसे लगता जैसे कोई छोटा बच्चा उसे घूर रहा है। विक्रम इन सब बातों को वहम कहकर टाल देता। वो कहता, संध्या, तुम स्ट्रेस ले रही हो, सब ठीक है, देखो हम कहां से कहां आ गए। और फिर वो खबर आई जिसका संध्या को इंतजार था। वो प्रेग्नेंट थी। यहां से मीरा लॉजिक, इमोशंस और हॉरर का असली खेल शुरू होता है। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। विक्रम ने पूरे कस्बे में मिठाई बांटी, वो नागा बाबा के पास गया, उसे ढेर सारा पैसा और दान दिया। लेकिन संध्या की प्रेगनेंसी आसान नहीं थी। वो लगातार बीमार रहने लगी। उसे अजीबोगरीब सपने आते। सपने में उसे वही लाल आंखों वाला बच्चा दिखता जो उसके पेट की तरफ इशारा करके हंसता था। उसे घर में वो प्रेजेंस और ज्यादा महसूस होने लगी। अब उसे सिर्फ कदमों की आवाज नहीं, बल्कि हल्की सी सिसकियां भी सुनाई देती थीं, जैसे कोई छोटा बच्चा रूठ कर सिसक रहा हो। एक बच्चे की हल्की सी सिसकी जो धीरे से एक गुस्से वाले गुर्राने में बदल जाए। तो विक्रम ने बताया, मुझे लगता है ये चीज हमसे कुछ कहना चाहती है, ये खुश नहीं है। विक्रम बिजनेस में इतना अंधा हो चुका था कि उसने संध्या को डांट दिया, पागल हो गई हो, हमारी औजाद होने वाली है और तुम्हारा वहम खत्म नहीं हो रहा है। बाबा ने कहा था सब ठीक रहेगा। डिलीवरी का दिन आया, एक बेटा पैदा हुआ। लेकिन क्या? बेटा अजीब था। वो रोता नहीं था, बिल्कुल नहीं। उसकी आंखें हमेशा खुली रहती थीं और वो बस छत को एकटक घूरता रहता था। डॉक्टरों ने कहा वो 8 महीने यानी प्रीमेच्योर पैदा हुआ था, इसलिए कमजोर है, ठीक हो जाएगा। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। लेकिन घर आने के बाद असली हॉरर शुरू हुआ। संध्या ने महसूस किया कि जब भी वो अपने बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश करती, कमरे में टेम्परेचर गिर जाता था। उसे साफ महसूस होता कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा उसे गुस्से से देख रहा है। उनका बच्चा, जिसका नाम उन्होंने रोहन रखा, वो दिन पर दिन सूखता जा रहा था। ऐसा लगता था जैसे उसके हिस्से का पोषण कोई और खींच रहा हो। बच्चे का कमजोर सा रोना और उसके साथ एक नीची गुर्राती हुई आवाज। और अब वो चीज पर्दे के पीछे नहीं थी, वो अपने होने का सबूत दे रही थी।
एक रात विक्रम ने खुद देखा। वो पानी पीने उठा तो देखा कि रोहन के पालने के पास फर्श पर गीला है, जैसे कोई कच्चा मांस घसीट कर ले गया हो, और पालने के ऊपर एक छोटा सा काला साया झुका हुआ था। विक्रम चिल्लाया। वो साया एक झटके में गायब हो गया। लेकिन उस रात उनके बेटे रोहन को इतना तेज बुखार हुआ कि वो नीला पड़ गया। अब विक्रम का नशा उतरा। उसको नागा बाबा की बात याद आई, वचन और खुराक। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बच्चे की खुशी में पिछली 2 अमावस्या को खुराक नहीं रखी थी। और कच्चा कलवा को ये वचन तोड़ना पसंद नहीं आया था। वो भूखा था और अब वो अपनी खुराक उनके अपने बेटे में ढूंढ रहा था। दोनों अगले ही दिन सहमे हुए अपने बीमार बच्चे को लेकर वापस उस खंडहर में नागा बाबा के पास भागे। बाबा ने उन्हें देखा और इस बार उसकी आंखों में हमदर्दी नहीं, सिर्फ क्रोध था। वचन तोड़ा है तुमने, वो चिल्लाया। तुमने सोचा ये खेल है? तुमने एक अतृप्त शक्ति को वचन देकर उसे भूखा रखा। अब वो आजाद है और वो अपना हिस्सा लेगी। उसे एक जीवन चाहिए था। तुमने उसे अपनी औलाद का लालच दे दिया। संध्या उसके पैरों पर गिर पड़ी। बाबा, इसे बचा लो, हमारा सब कुछ ले लो, हमारा पैसा, ये घर, सब ले लो, बस मेरे बच्चे को बख्श दो। यही ट्रू इमोशन है ऋषभ, ग्रीड का ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अल्टीमेट सैक्रिफाइस। बाबा ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, एक ही रास्ता है, उल्टा जाप। जिस शक्ति को बुलाया है उसे वापस भेजना, लेकिन जिसने बुलाया है कीमत भी वही देगा। तुम्हारा सब कुछ जाएगा, पैसा, शोहरत, और हो सकता है तुम्हारी अपनी जिंदगी का एक हिस्सा। विक्रम, जो अब तक पथरा गया था, बोला, हमें मंजूर है। अगली रात पिछली अमावस्या से भी ज्यादा काली थी। वही जगह, वही आग, लेकिन इस बार मंत्र बुलाने के नहीं, भेजने के थे। संध्या ने बताया कि जैसे ही बाबा ने आखिरी आहुति डाली, उनके घर में, जो मीलों दूर था, एक जोर का धमाका हुआ। उनकी सारी तिजोरियां अपने आप खुल गईं। सारे नोट राख बन गए, सारे जेवर पिघलकर लोहा बन गए। और यहाँ उस खंडहर में आग के बीच से वही काला साया उठा। इस बार वो एक बच्चे जैसा नहीं, एक विशाल भूखे भेड़िए जैसा लग रहा था। उसने विक्रम पर हमला किया। और बाबा ने अपना त्रिशूल उस साये और विक्रम के बीच में गाड़ दिया। एक भयानक चीख गूंजी और सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब हुई, नागा बाबा जा चुका था। संध्या जिंदा थी, उसका बच्चा रोहन, उसकी सांसें नॉर्मल चल रही थी। लेकिन विक्रम जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, पर वो बोल नहीं सकता था। उसकी आवाज हमेशा के लिए चली गई थी। उन्होंने सब खो दिया। उनका बिजनेस अगले 1 हफ्ते में कोलैप्स हो गया। वो वापस अपने पुराने टूटे हुए घर में आ गए। आज उस बात को 5 साल हो गए हैं। संध्या एक स्कूल में छोटी सी नौकरी करके अपने परिवार का पेट पाल रही है। विक्रम, जो बोल नहीं सकता, बस उसे देखता रहता है। और रोहन, वो जिंदा है, लेकिन वो बाकी बच्चों जैसा नॉर्मल नहीं है। वो आज तक एक शब्द नहीं बोला। बस कभी-कभी आधी रात को वो एकटक कमरे के अंधेरे कोने को घूरता रहता है और मुस्कुराता है। तो क्या ये एक सुपरनैचुरल हॉरर था या एक लॉजिकल साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन? लॉजिक कहता है विक्रम ने बिजनेस में रिस्क लिया जो शुरू में चला फिर फेल हो गया। इस स्ट्रेस से संध्या को कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी हुई। बच्चा प्रीमेच्योर और डेवलपमेंटल इश्यूज के साथ पैदा हुआ। उनके दिमाग ने इस ट्रॉमा को एक्सप्लेन करने के लिए नागा बाबा और कलुआ की कहानी बुन बैठा। लेकिन लॉजिक ये कैसे समझाएगा कि विक्रम की आवाज अचानक उस रात क्यों चली गई? लॉजिक ये कैसे समझाएगा कि उनका चचेरा भाई कैसे बर्बाद हुआ? और लॉजिक रोहन की उस अंधेरे में देखकर मुस्कुराने को कैसे समझाएगा? कुछ कहानियां ऋषभ तर्क और डर के उस कच्चे धागे पर चलती हैं, जहां एक खत्म होता है और दूसरा शुरू। शायद कच्चा कलुआ यही है, वो अधूरी इच्छा, वो लालच, वो डेस्पिरेशन, जो जब इंसानी रूप लेता है तो वो सिर्फ तबाही लाता है। ये एक वादा है जो कभी पूरा नहीं होना चाहिए।
ये थी रिच माफिया पॉडकास्ट पर आज की कहानी। अगले हफ्ते मिलेंगे एक नए अनदेखे सच के साथ। तब तक सोचिए कि आपकी हर दुआ कबूल होने लायक है।